नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHT 5 का यूनिट नंबर 2 कर रहे थे। आज के वीडियो में हम इसका 2.7 टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम हिंदी में काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु चिंतन परंपरा के बारे में जानेंगे। बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी के चिंतकों पर संस्कृत तथा पश्चिमी चिंतन का प्रभाव अनेक रूपों में दिखाई देता है, किंतु विशेष बात यह है कि काव्य प्रेरणा तथा काव्य हेतु दोनों को मिलाकर ही यह चिंतन आगे बढ़ा है। काव्य प्रेरणा से संबंधित पश्चिमी सिद्धांत हिंदी की आधुनिक आलोचना में पर्याप्त स्थान पाते रहे हैं, इतना अधिक कि कई बार तो पाठक को इनमें औपनिवेशिक गुलामी की गंध आती है और लगता है कि आधुनिक चिंतन का अर्थ हो गया है पश्चिमी चिंतन की नकल और अनुकृति प्रभाव। तो यहाँ हमें बताया गया कि जब हम हिंदी साहित्य के विचारकों को पढ़ते हैं तो हमें उन पर संस्कृत और पश्चिमी दोनों तरह की सोच का असर दिखाई देता है। खास बात यहाँ पर यह है कि हमारे लेखकों ने काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु को एक साथ जोड़कर यहाँ पे समझा है। काव्य प्रेरणा कहते हैं कविता लिखने की इंस्पिरेशन को, और काव्य हेतु कहते हैं कविता लिखने के कारण को। तो आज के समय में पश्चिमी सिद्धांतों का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कभी कभी पढ़ने वाले को लगता है जैसे हम उनकी नकल कर रहे हैं, और ऐसा लगता है मानो मॉडर्न सोच का मतलब सिर्फ विदेशी विचारों की कॉपी करना रह गया है। हिंदी काव्य चिंतन के भक्ति काल रीति काल पर संस्कृत काव्य शास्त्र की गहरी छाप है। काव्य हेतु संस्कृत काव्य का भरा पूरा विषय रहा है। रीतिकाल के आचार्य गण संस्कृत काव्य शास्त्र के कुछ हेतुओं का ही सही गलत अनुवाद करते रहे। अब यहाँ बताया कि अगर हम भक्ति काल या रीतिकाल के समय को देखें तो उस समय के काव्य पर हमें पूरी तरह से संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। संस्कृत साहित्य में हमें काव्य हेतु पर बहुत पहले से विचार से चर्चा देखने को मिली है। इसीलिए रीति काल के जो आचार्य हुए उन्होंने क्या किया, संस्कृत की इन्हीं बातों को हिंदी में अनुवाद करके पेश करने का काम किया। फिर चाहे वो अनुवाद पूरा देखें तो वो सही हो या ऐसा ना हो। आधुनिक काल के आरंभ में जगन्नाथ प्रसाद भानु ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश के काव्य कारण प्रसंग में प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास की चर्चा की। उनके मत से शक्ति या प्रतिभा पूर्व संस्कार है, निपुणता व्युत्पत्ति या लोक ज्ञान है, और अभ्यास वो अनवरत सेवन। भानु जी ने मराठी के विद्वान चिपलूणकर के इस मत का खंडन किया कि काव्य सृजन के लिए प्रतिभा ही वो पर्याय है। भानु जी के मत पर कन्हैया लाल पोद्दार ने अपनी मुहर लगाई और प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास तीनों को काव्य सृजन में इन्होंने आवश्यक माना। यही हालत बिहारी लाल भट्ट के साहित्य सागर में मौजूद काव्य हेतु चर्चा की है। पूर्व संस्कार सदग्रंथों का अध्ययन और अभ्यास काव्य सृजन के लिए आवश्यक है। अब आते हैं आधुनिक काल पर। तो जब हम आधुनिक काल को देखते हैं तो वहाँ पर हमें जगन्नाथ प्रसाद भानु देखने को मिलते हैं। इन्होंने एक रचना की जिसका नाम था काव्य प्रकाश। इसमें इन्होंने कविता लिखने के मुख्य रूप से 3 कारण बताए। पहला बताया इन्होंने प्रतिभा को। तो इन्होंने बताया कि यह आपके पिछले जन्मों का संस्कार या जन्मजात टैलेंट है। जैसे कोई बच्चा बचपन से ही अच्छी ड्राइंग करता है तो इसको इन्होंने प्रतिभा बता दिया। व्युत्पत्ति में इन्होंने कहा कि ये दुनिया को देखने और ज्ञान हासिल करने से आती है। तीसरा अभ्यास बताया, इसका मतलब है लगातार मेहनत करना या फिर प्रैक्टिस करना। फिर मराठी के एक विद्वान हुए चिपलूणकर। इनका मानना था कि सिर्फ प्रतिभा ही वो कविता सिर्फ प्रतिभा से ही नहीं लिखी जा सकती। लेकिन भानु जी की इनकी बात काट दी गई। भानु जी ने इनकी बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि टैलेंट के साथ साथ ज्ञान और प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो चिपलूणकर थे इन्होंने सिर्फ प्रतिभा को माना, वहीं पर भानु जी कहते हैं कि सिर्फ प्रतिभा नहीं, इसके साथ प्रैक्टिस और ज्ञान ये दोनों भी वो बहुत ज़रूरी है। फिर ठीक यही बात हमें बिहारी लाल भट्ट ने भी अपनी रचना साहित्य सागर में कही कि कविता लिखने के लिए पुराने संस्कार, अच्छी किताबों का ज्ञान और अभ्यास, इन तीनों का ही होना आवश्यक है। पंडित राम दहिन मिश्र ने
काव्य का कारण प्रतिभा, शास्त्राध्ययन और अभ्यास को माना। इसी चिंतन परंपरा को बाबू गुलाब राय ने सिद्धांत और अध्ययन में स्वीकार कर लिया। साहित्य की मूल प्रेरणाएं निबंध में काव्य प्रयोजनों को काव्य प्रेरणा मान लिया और कालिदास के साक्ष्य से कहा कि यश, धन प्राप्ति ही काव्य की मूल प्रेरणाएं हैं। अब यहाँ पर पंडित रामदहिन मिश्र ने क्या किया, इन्होंने प्रतिभा, पढ़ाई और प्रैक्टिस, इन तीनों को ही कविता का कारण बताया। फिर बाबू गुलाब राय ने भी अपनी रचना में इसी बात को माना। इन्होंने एक निबंध लिखा था जिसमें इन्होंने बताया कि इंसान कविता क्यों लिखता है। इन्होंने कालिदास का उदाहरण देते हुए कहा कि कामना यानी कि यश और पैसा कामना यानी कि धन प्राप्ति, यही जो है वो लेखक को कविता लिखने के लिए उकसाने का काम करते हैं। बाबूजी ने फ्रॉइड, एडलर, यूंग की काव्य प्रेरणा सिद्धांतों की चर्चा की। बाबू श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन में पश्चिमी प्रभाव लेते हुए काव्य प्रेरणा के लिए मानव में निहित 4 मनोवृत्ति की चर्चा की। आत्माभिव्यंजना की शक्ति, मानव व्यापारों में अनुराग, नित्य और काल्पनिक संसार में अनुराग और सौंदर्य प्रियता। अब यहाँ पे बताया गया कि अब आ जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। इनकी रचना थी साहित्यालोचन। इसमें इन्होंने जो विदेशी विचारक रहे जैसे फ्रॉइड और एडलर, इनकी सोच को शामिल किया और इन्होंने फ्रॉइड के आधार पर बताया कि इंसान के मन में जो है वो 3 बातें ऐसी है जो उसे लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। 4 बातें ऐसी है जो उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। पहला तो आत्माभिव्यंजन यानी अपने मन की बात को दूसरों तक बताने की इच्छा। दूसरा बताया इन्होंने मानव व्यापारों का अनुराग यानी अपने व्यवहार, जो इंसानी व्यवहार होते हैं उसे और समाज को करीब से देखने का लगाव। तीसरा काल्पनिक संसार यानी अपनी कल्पना की दुनिया में खोए रहना। और चौथा बताया सौंदर्य प्रियता यानी खूबसूरती से प्यार होना। तो ये बाबू श्याम सुंदर दास ने काव्य के 4 कारण यहाँ पे बताए जो कि पश्चिमी विद्वानों के प्रभाव से थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में आरंभ से ही साम्राज्यवादी शक्तियों का जो है विरोध किया गया। नवजागरण के प्रकाश में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का भाव प्रबल होता गया। इस सृजन में देशानुराग, देशाभिमान और देशभक्ति का प्रभाव फूट पड़ा। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के काव्य की प्रेरणा, दास्ता से मुक्ति तथा देशभक्ति। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रतिभा शीर्षक निबंध में देशी विदेशी मतों की परीक्षा की तथा रीतिवाद का खंडन किया। जगन्नाथ प्रसाद भानु के छंद प्रभाकर के परंपरावादी चिंतन का मैथिली शरण गुप्त ने विरोध किया तथा मानव कल्याण मूलक प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु माना, जबकि गुप्त जी स्वयं प्रतिभा से ज्यादा अभ्यास के जो है कवि रहे हैं। तो यहाँ बताया गया कि आधुनिक हिंदी साहित्य के आरंभ से ही जो है हमें साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध देखने को मिलता है। नवजागरण के प्रकाश में क्या हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का भाव बहुत प्रबल होता गया था। तब अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने की इच्छा जो है और भी ज़्यादा मजबूत होने लगी और उस समय जो कुछ भी लिखा गया उसमें अपने देश के प्रति हमें प्रेम, गर्व और देशभक्ति की भावना जो है देखने को मिलती है। अगर हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कविताओं को देखें तो उसमें हमें लिखने के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा जो दिखाई देती है वो है देशभक्ति और गुलामी से छुटकारा। फिर वही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, प्रतिभा नाम का एक निबंध लिखा। इसमें इन्होंने भारत और विदेश के जो अलग अलग विचारक थे उनकी तुलना की और पुरानी घिसी पिटी परंपराओं यानी रीतिवाद का वहाँ पर इन्होंने विरोध किया। फिर जगन्नाथ प्रसाद भानु ने अपनी रचना छंद प्रभाकर में जो पुरानी सोच थी उसके बारे में बताया और मैथिली शरण गुप्त ने जो है इनका विरोध करने का काम किया। मैथिली शरण गुप्त का मानना था कि कविता लिखने का असली कारण प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों होना चाहिए जो लोगों का भला करें। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह है, गुप्त जी जो थे वो खुद अपने जन्मजात टैलेंट से कहीं ज़्यादा और अपनी मेहनत और प्रैक्टिस पर जो है ध्यान देने वाले कवियों में आते हैं। हिंदी में छायावाद के कवियों और आलोचकों ने काव्य में आत्माभिव्यक्ति सिद्धांत का जो है पोषण किया है। अंतःस्फूर्त अनुभूति ही छायावाद के केंद्र में रही। जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर नगेंद्र निराला
निराला और नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत, महादेवी, शांति प्रिय द्विवेदी सभी स्वच्छंदतावादी कवि और आलोचक अपनी अपनी शर्तों पर आत्माभिव्यक्ति को ही जो है काव्य की प्रेरणा मानते रहे हैं। आत्मनिष्ठा, स्वानुभूति का विस्तार छायावादी काव्य का प्रधान बिंदु रहा है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद मानने का अर्थ ही है बाह्य इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर सूक्ष्म विद्रोह अर्थात अंतर्मुखी आत्मपरक प्रगीत काव्य की सूक्ष्म सौंदर्य भावना को आदर तथा कल्पनाभिव्यंजना में अपूर्ण चमत्कार की सिद्धि। तो यहाँ पे बताया कि हिंदी साहित्य में जब छायावाद का समय आया, उस समय के कवियों और लेखकों ने क्या किया, इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया कि कविता जो है वो आत्माभिव्यक्ति है, यानी कि अपने मन की बातों को बाहर निकालना। तो छायावाद के मूल में जो है हमें यही बात देखने को मिलती है कि जो हम अंदर की गहराई से महसूस करते हैं उसे ही कविता कहा जाए। इसमें हमें जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और पंत जैसे कवियों का नाम देखने को मिलता है। इन्होंने अपने मन के भावों को जो है खुलकर प्रकट किया और इसीलिए इन्होंने आत्माभिव्यक्ति को जो है कविता लिखने की सबसे बड़ी प्रेरणा माना। फिर छायावादी कविता का मुख्य बिंदु ये था कि उसमें अपनी निजी भावनाओं और दूसरों के प्रति जो सहानुभूति होती है उसको बहुत महत्व दिया गया। इसमें स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह इसे कहा जाता है। इसका सरल अर्थ ये हुआ कि कवि ने सिर्फ बाहरी दुनिया की घटनाओं का वर्णन करने के बजाय जो है अपने मन की कोमल भावनाओं और सुंदरता को कविता में उतारा। उन्होंने सीधी सादी बातों की जगह जो है कलात्मक और चमत्कारी ढंग से अपनी बातों को कहना शुरू किया। यहाँ प्रतिभा काव्य प्रधान हेतु है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास संस्कारक पोषक उपकारक है। डॉक्टर नगेंद्र तथा नंद दुलारे वाजपेयी ने पश्चिम चिंतन में पैठ करते हुए फ्रॉइड जैसे मनोविश्लेषणवादी चिंतकों की भी चर्चा की है। इस काल में केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा के निबंधों में प्रेरणा और हेतु चिंतन पर मौलिक ढंग से विचार किया। रसात्मक बोध के विविध स्वरूप उनका ऐसा ही काव्य प्रेरणा और सृजन शक्ति पर किया गया जो है मौलिक चिंतन है। तो यहाँ बताया कि छायावाद में माना गया था कविता लिखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो प्रतिभा, यानी कि आपका जन्मजात टैलेंट है। बाकी जो व्युत्पत्ति और अभ्यास है वो तो सिर्फ टैलेंट को निखारने का काम करते हैं। फिर डॉक्टर नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी आए। इन्होंने क्या किया, इस बारे में विदेशी विचारकों जैसे फ्रॉइड की बातों का यहाँ पर जिक्र किया, जो कि मन की गहराई को समझने की बात करते हैं। इस पूरे समय के दौरान रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो अकेले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपनी रचना रस मीमांसा में कविता की प्रेरणा और उसके कारणों पर बहुत गहराई से विचार किया और उन्होंने रसात्मक बोध की विविध स्वरूप नाम के लेख में जो है बहुत ही अनोखे ढंग से ये बताया कि एक कवि के अंदर कविता लिखने की शक्ति कहाँ से आती है और वो कैसे रचना करता है। तो ये इन्होंने बताया। हिंदी के प्रगतिवादी और प्रगतिशील कवि लेखकों ने साहित्य को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का हथियार माना है। अधिकांश चिंतकों ने कॉडवेल के इस मत का समर्थन किया है कि साहित्य रूपी मोती समाज रूपी सीपी में बनकर तैयार होता है, इसीलिए समाज की चेतना ही साहित्य की सृजन प्रेरणा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कर्मरत मानव में आस्था व्यक्त करते हुए अपनी पुस्तकों के शीर्षक रखे आस्था और सौंदर्य और परंपरा का मूल्यांकन। उनके विचार से साहित्य एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है और चेतना का संशोधन संपादन ही प्रतिभा का जो है मूल धर्म है। यहाँ पे बताया गया कि जो प्रगतिवादी कवि हैं वो साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं मानते थे, बल्कि समाज को बदलने वाले एक हथियार के रूप में वो देखते थे। जैसे एक मोती सीपी के अंदर बनता है, वैसे ही साहित्य जो है वो समाज के बीच में से ही निकलता है। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि जो इंसान काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वही असली है। उनके हिसाब से साहित्य का काम जो है वो हमारी सोच को सुधारना और निखारना है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी साहित्य को सांस्कृतिक प्रक्रिया मानते हुए तत्व और स्वरूप के प्रति निरंतर साधना श्रम को सृजन कर्म की प्रेरणा स्वीकार किया।
उनका प्रसिद्ध कथन है, हृदय में संचित प्रतिक्रियाएं, अनुभव, आवेशमय अनुरोध, अतृप्त स्वप्न राशियां जो हृदय में संचित है, उत्थित, तरंगित और प्रवाहित होकर संवेदनात्मक उद्देश्यों की दिशा में जब उमड़ने लगती है और साथ ही जीवन दृष्टि से ज्योतित होकर अन्यत्रों के सम्मुख दृश्यमान होने लगती है, तब वस्तुतः हमें एस्थेटिक इमोशन जो है वो प्राप्त होता है। इस एस्थेटिक सेंस का भंडार है जनता। प्रतिभा का काम है कला सृजन के द्वारा जन के बोध को जागृत करना। वह कहते हैं, सक्षम सुंदर अभिव्यक्ति तो अविरल साधना और श्रम के फलस्वरूप जो है उत्पन्न होती है। बर्गसा जैसे दार्शनिक और मनोविश्लेषणवादियों के फैंटेसी चिंतन से भी मुक्तिबोध जो है वो काफी प्रेरित हुए, लेकिन मार्क्सवाद का चिंतन ही उनकी सोच को अधिक प्रभावित करता रहा। रचनाकार का मानवतावाद इसी में है कि वह जनता के कष्टों को जो है अभिव्यक्ति दे। तो यहाँ पर मुक्तिबोध का कहना था कि साहित्य लिखना जो है वो एक बहुत बड़ी साधना और मेहनत का काम है। वह कहते हैं कि हमारे दिल में बहुत सी बातें हैं, अधूरे सपने और भावनाएं भी दबी होती हैं। जब ये भावनाएं बाहर निकलने के लिए तड़पती हैं और हमारे जीवन के नज़रिए से मिल जाती है, तब जाकर जो है एक सुंदर कविता या कहानी बनती है। ये मानते हैं कि असली ज्ञान जो है वो जनता के पास है। एक लेखक का काम है अपनी मेहनत से ऐसी रचना करना जिससे जनता जो है जागरूक हो सके। और ये मुक्तिबोध जो है ये फैंटेसी यानी कल्पनाओं का सहारा तो लेते हैं, लेकिन इनका असली मकसद जो है वो जनता के दुख दर्द को दुनिया के सामने लाना यहाँ पर है। नई कविता के कवि आलोचक अज्ञे ने घोषित किया कि काव्य प्रेरणा काव्य का आभ्यंतरिक उपादान है तथा कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने प्रमाणित करने का प्रलय अपर्याप्तता के विरुद्ध जो है विद्रोह है। हिंदी में अज्ञे ने फ्रॉइड तथा एडलर के प्रेरणा सिद्धांत अपने ढंग से व्याख्यायित और प्रस्तुत किए। उन्होंने तार सप्तक के अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि आज के कवि का मन यौन प्रतीकों से पटा हुआ है। नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा शीर्षक निबंध में अज्ञे ने भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों की भांति प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु मानते हुए अध्ययन और अभ्यास की अनवरता को संस्कारक हेतु स्वीकार किया है। उनके मत का सार है कि रचना आंतरिक प्रेरणा के साथ प्रतिभा अध्ययन अभ्यास का परिणाम होती है। उनके शब्दों में सृजन प्रक्रिया की जितनी चर्चा इधर हुई, उससे यह तो स्पष्ट हो ही जाना चाहिए कि सृजन एक यंत्रणा भरी प्रक्रिया है। अज्ञे ने भोगने वाले प्राणी और रचने वाली मनीषा के बीच अलगाव करते हुए टी.एस. इलियट के इस मत को माना है कि भोगने वाले और रचने वाले प्राणी में दूरी होती है। यह दूरी जितनी अधिक होती है, रचनाकार उतना ही बड़ा होता है। अब यहाँ पर इसमें हमें अज्ञे की बात बताई गई। इनका मानना था कि कविता लिखने की जो प्रेरणा है वो अंदर से आती है। इनके लिए कला एक तरह का विद्रोह है, अपनी कमियों के खिलाफ एक जंग है। अज्ञे के लिए कला, अज्ञे का मानना है कि सिर्फ प्रतिभा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ अध्ययन और अभ्यास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहते हैं कि कुछ नया लिखना यंत्रणा यानी कि दर्द भरी प्रक्रिया है और ये आसान नहीं होता। एक बहुत पते की बात उन्होंने ये कही कि दुख भोगने वाला जो इंसान है और कविता लिखने वाले का जो दिमाग है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। मतलब लेखक अपने दुख को दूर से देखकर जब लिखता है तभी वो एक महान रचनाकार बन पाता है, ऐसा अज्ञे का मानना है। अज्ञे जी के इस कथन से यहाँ यह प्रश्न सहज ही उठता है कि क्या भावों से उन्मोचन ही महत्वपूर्ण है या कि सृजन में इसका भी जो है कुछ मूल्य है। कवि के वह भाव कितने प्रबल थे और किस प्रेरणा से फूट रहे थे। अब यहाँ पर अज्ञे जो है एक सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल ये है कि क्या सिर्फ मन की भावनाओं को बाहर निकाल देना ही काफ़ी है, या फिर इस बात की भी कोई कीमत नहीं है कि कवि के मन में ये भावनाएं कितनी गहरी है और उन्हें लिखने की प्रेरणा उसे कहाँ से मिली। फिर इसका यहाँ पे उत्तर दिया गया। इसका उत्तर यह है कि मूल्य अनुभूति की प्रामाणिकता का है। नई कविता में अनुभूति की प्रामाणिकता तथा ईमानदारी अनुभूति के प्रश्न पर जो है बार बार बहुत गहराई से विचार किया गया और कहा गया कि ईमानदार अनुभूति का अर्थ है जीवन वास्तव का जिया भोगा अनुभव।
यह जिया भोगा अनुभव ही अनुभूति में कला सृजन की प्रेरणा का रूप धारण जो है कर लेता है। तो अब यहीं पे जवाब भी दिया गया कि नई कविता में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा महत्व जो है अनुभूति की प्रामाणिकता को दिया गया है। इसका मतलब है जो आपने महसूस किया वो कितना सच्चा और कितना ईमानदार है। यहाँ पर ईमानदार होने का अर्थ है आपने अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को सच में जिया हो या महसूस किया हो। तो जब हम किसी अनुभव को खुद जीते हैं तभी वो बहुत सुंदर कला और कविता बनने की जो है प्रेरणा हमारे लिए बनता है। वास्तव में जितनी सच्ची सृजन प्रेरणा होगी उतना ही उसका प्रभाव शक्ति का विस्तार होगा। सच्चा कवि अपनी प्रतिभा को अभ्यास से निरंतर मांझता है और विकसित करता है तथा जीवन जगत के ज्ञान विज्ञान से उसे नई चमक देता है। इस स्थिति के कारण सृजन कर्म प्रेरणा से जो है ज़्यादा साधना है। तो यहाँ पे कहा गया कि लिखने की जो प्रेरणा है वो जितनी सच्ची होगी आपकी कविता का असर भी जो है उतना ही गहरा होगा। एक असली कवि वही है जो कि प्रतिभा को सिर्फ भगवान भरोसे नहीं छोड़ता बल्कि खुद भी लगातार जो है अपने अभ्यास से उसे निखारता है। वह दुनिया भर की नई नई जानकारियों और ज्ञान से अपने कला और चमत्कार को बनाता है। इसलिए कहा गया है कि कुछ भी नया रचना सिर्फ एक आइडिया या प्रेरणा नहीं है बल्कि वो एक बहुत बड़ी साधना या फिर कहें मेहनत का काम है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। अब हम इस यूनिट का जो है निष्कर्ष और समाहार देखते हैं। इसमें क्या बताया गया। भारतीय और पश्चिमी चिंतकों ने काव्य की प्रेरणा हेतु पर अपने अपने ढंग से हर युग में चिंतन किया और इन चिंतन का सार ये है। हाँ, तो ये यहाँ पे जो है बताया गया कि पश्चिमी विद्वानों ने और भारतीय विद्वानों ने इस बारे में काव्य प्रेरणा को लेकर जो भी बातें कही उसका यहाँ पे 5 बिंदुओं में हमें सार दिया गया है। पहला है काव्य सृजन किसी ना किसी प्रेरणा का परिणाम है, यानी कि कोई भी कविता जो है वो ऐसे ही नहीं लिखी जाती, उसके पीछे जो है कोई ना कोई वजह या प्रेरणा ज़रूर होती है। जैसे कोई दुख, कोई खुशी या समाज की कोई घटना वो कवि को क्या करती है, लिखने के लिए प्रेरित करती है। काव्य प्रतिभा काव्य सृजन का प्रधान हेतु है। तो यहाँ पर हेतु का मतलब होता है कारण। तो कविता रचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो प्रतिभा है, यानी कि कवि के अंदर की जो जन्मजात शक्ति है वो। बिना इस हुनर के जो है अच्छी कविता नहीं लिखी जा सकती। निपुणता ज्ञान विज्ञान की साधना है। तो यहाँ बताया गया सिर्फ प्रतिभा ही काफ़ी नहीं है, उसको निपुण भी बनाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि कवि को अलग अलग विषयों, शास्त्र और दुनिया का ज्ञान हासिल करना चाहिए और फिर ज्ञान, मेहनत और साधना से उसको क्या करना चाहिए, उसका अपने ज्ञान को और अपनी प्रतिभा को और निखारना चाहिए। अभ्यास का महत्व इसलिए है कि वह वस्तु और रूप दोनों को मांझता और चमकाता है। चित्त की यही एकाग्रता जो है समाधि है। तो यहाँ पे बताया गया कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ये क्या करता है, आपकी कविता के विषय और लिखने के तरीके दोनों को निखारता है और उसमें चमक लाता है। जब कवि पूरी तरह से एकाग्र होकर यानी कि मन लगाकर अभ्यास करता है तो वो जो स्थिति होती है उसे समाधि कहते हैं। तो वो समाधि की स्थिति में चला जाता है जहाँ वो अपनी कला में पूरी तरह से डूब जाता है। भाववृत्ति प्रतिभा काव्य संस्कार का अंग है। तो यहाँ पे बताया गया कि वह शक्ति जिसमें हम कविता के भावों को महसूस कर पाते हैं, ये काव्य को समझने और उसे सही संस्कार देने का जो है सबसे ज़रूरी हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर हमने इस यूनिट के जो है निष्कर्ष को भी देख लिया। एक बार इसकी शब्दावली पे नज़र डाल लेते हैं। प्राक्तन संस्कार कहते हैं पूर्व जन्म से प्राप्त संस्कार। अंतः प्रज्ञा कहते हैं अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान को। काव्य विदुपासन मतलब कविता के जानकारों की उपासना। वाक शक्ति कहते हैं वाणी की शक्ति या सरस्वती द्वारा प्रदत्त शक्ति को। उन्मिलन का अर्थ होता है विकास या फिर खिलना। त्रिकालदर्शी कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को देख सकने वाले महान योगी या फिर ऋषि को। संवेद का अर्थ है अनुभव करने योग्य या बताने योग्य। उत्पाद्या कहते हैं अर्जित की गई शक्ति को। नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा कहते हैं नए नए अर्थ संदर्भों में उद्घाटित करने वाली शक्ति। मनस्पात का मतलब होता है आंतरिक दुख। स्वानुभूति कहते हैं अपनी भोगी हुई अनुभूति को। और इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है वर्णनात्मकता स्थूल विवरण की अधिकता। तो इसी के साथ जो है हमारा यूनिट नंबर 2 यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूनिट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।